हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम IIT एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को IITian डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, लास्ट क्लास में पढ़ा था एनालिसिस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको मुझे उम्मीद है कि याद होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जब तक वो बाउंडेड होता है तो उसकी एनर्जी निगेटिव होती है, और जैसे ही वो आइसोलेटेड हो जाता है ना, उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है। और अगर आइसोलेटेड हुआ और वहाँ पे एनर्जेटिक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है जब, तो फिर उसकी जो मोशन होगा, पाथ होगा, वो हाइपरबोलिक हो जाएगा। एनर्जी निगेटिव तो पाथ इलेप्टिकल, एनर्जी जीरो तो पाथ पैराबोलिक, एनर्जी पॉजिटिव तो पाथ हाइपरबोलिक। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने पिछली क्लास में इसको सीखा होगा। पिछली क्लास में पढ़ा था बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स। हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स हम किसको बोलते हैं। हाइड्रोजन लाइक हम सिर्फ उन्हीं को बोलते हैं बच्चों जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। तो यू कैन से आइदर हाइड्रोजन लाइक और यू कैन से सिंगल इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स विद सिंगल इलेक्ट्रॉन। आप तो जानते ही हैं कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों जानते हैं ना आप लोग? क्योंकि बोर्स थ्योरी के डेरिवेशन में इलेक्ट्रॉन्स के बीच के इंटरेक्शन को, रिपल्सन को कंसिडर नहीं किया गया है। तो फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन मांग चल रहे हैं आप, तो इसलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। और फिर हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, वो बातें कि इलेक्ट्रॉन को लाइसेंस मिला है कि एनर्जी नहीं निकालेगा, है ना। कि कहाँ लाइसेंस मिला है? कि जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है बच्चों। सो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ पता होंगी, और इन सभी के बिहाफ पर, इन सभी पढ़ाई के आधार पर कुछ छोटे मोटे एक दो सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। So बच्चों, कैलकुलेट द एनर्जी, बिकॉज Bohr's model and Bohr's theory and Bohr's formulas are very important for computation point of view. Okay, so calculate the energy associated with the first orbit of helium +1 and what is the radius of this orbit. ये भी सवाल, मैं जितने सवाल यहाँ पूछता हूँ सब या तो IIT या JEE मेन या मेडिकल नीट में आए होते हैं या एम्स में आए होते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए बच्चों 90 सेकेंड्स में, बिकॉज हियर वी हैव टू लिटिल बिट कैलकुलेट। कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम लोग जानते हैं बच्चों E = E0 and we know E0 = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² / n²। So here we will have helium +1, so Z will be equal to 2, and the first orbit, so n will be equal to 1, so 1 square will remains 1, yes no, so Z², 2² 4, so multiply it by the 4, answer will be 4 × 6 = 24, 4 2 4 3 12 2 14, 4 हाथ लगा 1, 4 × 4 और 1 5, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डोंट फॉरगेट टू प्लेस हियर माइनस साइन, माइनस मीन्स बाउंडेड सिस्टम। सो आंसर इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, ओके। नाउ अब रेडियस की वैल्यू किया जाए बच्चों, तो वी शुड नो। अब ये कि याद नहीं है, याद है, ये सब नहीं चलेगा। 52.9 पिकोमीटर n²/z, और हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर। सो n² विल बी इक्वल टू 1 एंड z विल बी इक्वल टू 2। इसको 2 से भाग दे दीजिए। सो 2 2 × 4 1 12, 2 6 × 12, 2 4 × 8 एंड इतना पिकोमीटर। ओके, तो 26.45 पिकोमीटर। यस नो। सो ये हमारा एनर्जी हुआ, ये रेडियस हुआ। ओके, नाउ अब आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पहले कि ये जो एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को बोर साहब का थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक। जो GIF है इसको आप बाद में देख लीजिएगा, पहले मैं जो समझाने जा रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। ओके, बहुत ही शानदार है बच्चों।
देखिए बोर साहब ने क्या बोला, ये न्यूक्लियस है आपका और इलेक्ट्रॉन जो है इन ऑर्बिट्स में चक्कर मारता है और ये ऑर्बिट्स ऐसा नहीं कुछ भी ले लिया है, इनके फिक्स एनर्जी होता है। ये n = 1 है, 2, 3, 4। अब इन ऑर्बिट्स के लिए बोर साहब ने क्या किया बच्चों, एनर्जी डिराइव कर दिया। इसके एनर्जी को हमने E1 बोला, E2 बोला, E3 बोला, E4 बोला। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लोग कंक्लूड करने जा रहे हैं आज इसको, तो आपका कंसंट्रेशन बहुत मैटर करने वाला है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, आपको शुरुआत में याद होगा हमने क्या बताया था आपको कि अगर यहाँ पर हम लोग कोई लें, उसमें हम कंटेनर लें और उसमें हाइड्रोजन गैस भर दें, हैं, और इसके ऊपर हम लोग जो है सनलाइट को डाला जाए, तो हाइड्रोजन गैस भर दें। तो आप ज़रा ये बताइए हमको कि यहाँ पर खाली हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल होगा या एक एटम होगा? नहीं ना जी, यहाँ तो बहुत सारा एटम्स होंगे बच्चों, बहुत सारे एटम। मतलब आई नो मोल्स में, एक मोल भी 10⁻23 होता है भाई, 2 मोल हो गया तो और ज़्यादा है ना, समझ रहे हैं आप। यहाँ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो सभी के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होंगे। अब देखिए शुरू में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, यहाँ मतलब जहाँ पे एनर्जी कम है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राउंड स्टेट, और इन बाकियों क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेड स्टेट। ये सब बातें हम लोग अपने से नहीं कर रहे हैं, हम लोग बोर थियरी के अनुसार बातें कर रहे हैं, राइट। ये नाग सर कुछ नहीं बता रहे भैया, हमको नहीं आता इतना, जो बोर साहब ने बताया उससे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या समझे, कैसे करते वो बताने जा रहा हूँ आपको। तो हुआ क्या बच्चों, जब बोर साहब ने कहा कि जब इसके ऊपर आप फोटोन डालोगे, आपको मैं फिर पीछे लेके चलता हूँ, यहाँ इस स्पेक्ट्रम से पूरी कहानी शुरू हुई थी। स्पेक्ट्रम किया गया तो एक ही एलिमेंट का यूनिक और रेगुलर स्पेक्ट्रम पाया गया, चाहे कभी भी लिया जाए। मतलब उसका जो स्पेक्ट्रम था, वो जो वेवलेंथ शो कर रहा था या जो वेवलेंथ गायब हो रहे थे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, मिसिंग वेवलेंथ, वो स्पेक्ट्रम और किसी एलिमेंट का था ही नहीं, इट्स लाइक फिंगरप्रिंट। और उस एलिमेंट में हमेशा उसी तरह का स्पेक्ट्रम पाया गया कि रे बाप ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिक, मतलब उसके जैसा कोई नहीं, रेगुलर मतलब उसका हमेशा वैसे ही। अब इस बात को लेके पूरी कहानी, पूरी कवायद शुरू हुई थी, हाँ, ये बोर्स मॉडल की। तो नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लेन हाउ दिस थियरी विच हैड बीन गिवन बाय बोर साहब एक्सप्लेन द होल, वेरीफाई द होल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो मिले थे, कैसे उसको एक्सप्लेन करता है। बड़ा गौर से सुनिएगा बच्चों। तो क्या हुआ, अब बोर साहब कह रहे हैं, देखिए भाई यहाँ पर जब आप इन सभी लाइट्स को यहाँ पर डालेंगे, इनको यहाँ डालेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, उन्होंने कहा कि जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप्स होते हैं, तो हम सीढ़ी भाई, तो सीढ़ी में 1 2 3 4, ये बीच वाली सीढ़ी पे आप पैर नहीं रख सकते हैं, नहीं, नॉट अलाउड। वैसे बोर साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो n = 1 में अलाउड है, या n = 2 में अलाउड है, या n = 3 में, या 4 में, या 5 में। वो एनर्जी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचा दे, है ना। मैंने एक चर्चा पहले भी आपसे कहा है कि या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। अभी आप मत कह दीजिएगा कि ज़्यादा एनर्जी है तो यहाँ पहुँच जाए 3 वाले में और बाकी का एनर्जी छोड़ दे, ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्वांटम मॉडल, सेमी क्वांटम मॉडल, क्योंकि कहते हैं एक पैकेट की एनर्जी तो उसको लेना पड़ेगा, उसमें कुल हिस्सेदारी नहीं चलेगी। ये नहीं कि आधा लिया आधा छोड़ दिया, ये सब नहीं चलेगा। आपको उस पैकेट की पूरी एनर्जी को लेना पड़ेगा, ये मन में बैठा लीजिए। अगर ये एनर्जी इसी को बोलते हैं अलाउड स्टेट्स, अलाउड वो परमिसिबल है, अलाउड है, या बोर्स स्टेशनरी स्टेट्स, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही रह सकता है। तो अगर इसकी एनर्जी इनमें से कहीं लेके नहीं आता है तो एनर्जी छूट जाएगा। अब वो हमें कहाँ दिखाई पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। मान लीजिए यहाँ बहुत सारे वेवलेंथ हैं, तो जो वेवलेंथ इसको यहाँ लेके आएगा, या यहाँ लेके आएगा, या यहाँ लेके आएगा, वो सारे वेवलेंथ्स को ये इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर लेगा। जो वेवलेंथ बीच वाले होंगे उनको छोड़ देगा, वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में काका दिखाई पड़ेगा जो छूट गए हैं, और कौन मिसिंग होगा, कौन गायब हो गया, ये सब वाले गायब हो जाएंगे। ऐसा बोर साहब ने कहा और ये बात सही में प्रूव भी हुई। ठीक है, ये कहानी रही किसकी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। तो कौन कौन सा मिस होगा, जो ये एब्जॉर्ब है, दीज आर मिसिंग वेवलेंथ्स, λ1,
lambda 2, lambda 3, lambda 4 and so on. So these lambda 1, lambda 2, these are missing wavelengths. ये सारे wavelengths बच्चों मिसिंग है, ये गायब हो गए थे, है ना। कहाँ से? फ्रॉम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब कुछ नई बात बताता हूँ आपको मैं, मज़ा आ रहा होगा आपको। हम लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ये जो GIF बगल में नाच रहा है इसको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए बच्चों, हम लोग क्या एक ही बहुत पता है, जब मैं बहुत दिनों तक जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं आप ही लोगों की तरह पढ़ने वाला बच्चा था, ठीक ठाक पढ़ाई करता था, मैं भी मेहनत करता था, तो लेकिन हमको पता नहीं चला कि इतना सारा ये स्पेक्ट्रम कहाँ से मिल रहा है, कोई समझाया ही नहीं, ये दिमाग में बात ही नहीं डाला हमको। तो बड़ा, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि एमिशन स्पेक्ट्रम में ये ऐसे कैसे हो गया। देखिए आप, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर है, ठीक है। मान लीजिए कोई एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया, n = 1 2 3। दिमाग में इस बात को आप सभी लोग डाल लीजिए कि ये एक एटम की कहानी नहीं है, यहाँ पर ढेर सारे एटम्स हैं बच्चों। सो ये इट्स नॉट द केस ऑफ ओनली सिंगल एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन, यू नो। हियर दिस सिचुएशन विल होल्ड्स फॉर द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। आई मीन मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे एटम्स में ऐसा होगा कि n = 3 में इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे में ऐसा होगा, किसी में n = 2 वाला लिया होगा, कोई n = 4 वाला लिया होगा। अब ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फोटोन, वो पैकेट जो आ रहा है उसमें कितनी एनर्जी है उसके ऊपर, और ये उसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो बहुत सारे हैं। अब देखिए जब बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं कहूँ कि कहीं से कहीं जाना है, ठीक है, और वहाँ चले गए, मान लीजिए 1000 लोग चले गए हैं, और वहाँ से लौटने के 10 तरीके हैं, तब 1000 लोग हैं, तो इसकी संभावना तो है ही कि 10 तरीके, कोई लोग पहला तरीका फॉलो कर रहा होगा, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा, कोई 5वां, कोई 10वां तरीका। सो 10 तरीके लोग फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन सिर्फ 2 लोग हों तो सिर्फ 2 ही तरीका फॉलो करेंगे, 1 लोग होंगे तो कोई 1 ही तरीका फॉलो करेंगे। बट अगर हमारे पास सिंपल स्पेस ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ है, अब यहाँ फिर मैं प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी की बात करने लग गया। एक बच्चे के ऊपर, एक लोग के ऊपर प्रोबेबिलिटी की बात करना, प्रोबेबिलिटी वहाँ भी होल्ड करती है, वहाँ गलत नहीं होती, बट वहाँ प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिकली कई बार दिखाई नहीं पड़ती है। बट यहाँ तो सिंपल स्पेस बड़ा है बच्चों, प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ेगी ना, है। अब एक आदमी से पूछिएगा कि चाइना का सामान खरीदा जाए कि नहीं, तो वो कह रहा है कि मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं खरीदूँगा। तो आप कहेंगे भारत वाले चाइना का सामान नहीं छोड़ पा रहे हैं। मान लीजिए आप 1 लाख लोग से पूछिएगा तो मालूम चलेगा कि 99,900 लोग कह रहे हैं कि हम चाइना का सामान यूज़ नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम लोग खुद सामान बनाएंगे, हम लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर, हम लोग खुद सामान बनाएंगे और चाइना को बेचेंगे, खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे। तो अब एक आदमी की बात सुन करके क्या आप उसको प्रोबेबिलिटी फील करिएगा? कोई एक आदमी कह रहा है कि भाई हम ये करेंगे, तो कहेंगे पूरा भारत कह रहा है करेंगे, कह रहा नहीं कहेंगे पूरा भारत कह रहा नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा ही गलत है। लेकिन आप 1 करोड़ लोगों की बात सुनिए, आप 10 करोड़ लोगों की बात सुनिए, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी संभावना साफ साफ नज़र आएगी। मतलब बोलना क्या चाहता हूँ कि जिस इलेक्ट्रॉन को n = 3 में आप ले गए हैं, वो 3 से 1 में कैसे आएगा, जितनी संभावना है सारी संभावनाओं से आएगा। और जब 3 से नीचे आएगा बच्चों तो एनर्जी निकालेगा। अब वो एनर्जी किस रूप में निकलती है? एनर्जी मतलब वेवलेंथ, एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी, और वही हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो मैं भूलिएगा नहीं कि मैं बहुत परेशान था यार, मुझे पता नहीं चल रहा था कि इतने सारे वेवलेंथ क्यों दिखते हैं। मुझे अब समझ में आया था, मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था, कि अरे ये तो बहुत सारा एटम है, बहुत सारा उस इलेक्ट्रॉन के स्टेट में है, जब लौटेगा तो सारी पॉसिबिलिटीज होल्ड करेगा। मतलब बच्चों मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये 3 2 1 में, ये संभावना है कि कोई किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 3 से 1 में आ जाए। जब 3 से 1 में आएगा तो वो जो वेवलेंथ निकालेगा, वो वेवलेंथ जो होगा वो होगा, मतलब कितनी एनर्जी लिया होगा, hc/λ, और वो कितना होगा बच्चों, E3 - E1 वाला।
मतलब वो वेवलेंथ निकलेगा, मान लो इसको मैं लैम्डा 1 बोल दिया, तो वो वेवलेंथ निकलेगा जिससे इन दोनों के बीच के गैप का एनर्जी आ रहा हो, तो एक वेवलेंथ मिल गया। ठीक है, आप समझ गए आप। दूसरा, ये भी संभावना बनती है कि कोई किसी में पहले 3 से 2 में आया हो और फिर 2 से 1 में आया हो, तो यहाँ कितना वेवलेंथ मिला? 2 वेवलेंथ। कौन कौन सा? मान लीजिए इसको आप लैम्डा 2 बोलते हैं, इसको लैम्डा 1 बोलते हैं और इसको लैम्डा 3 बोलते हैं। तो कहेंगे लैम्डा 2 क्या होगा? कि HC बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या हो बच्चों? ये तो एनर्जी है ना, इज इक्वल टू E3 माइनस E2। वैसे ही अब 2 से 1 में कोई गया कि यहाँ कितनी एनर्जी निकलेगा? HC बाई लैम्डा 3 इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो मतलब ये है कि अगर हम ऐसे फोटॉन्स डालें, ऐसे पैकेट्स को डालें जो इलेक्ट्रॉन को जंप करा के 1 से लेकर 3 में पहुंचा देगा, तो कितने वेवलेंथ निकले? कि वेवलेंथ निकले लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, करेस्पॉन्डिंग टू एनर्जी डिफरेंस 3 to 1, 3 to 2 एंड 2 to 1। मुझे उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक एटम होता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता, तो क्या तीनों फॉलो करता? क्या तीनों मिलता? लेकिन यहाँ पर बच्चों बहुत ज़्यादा 10 की पावर 40 एटम्स हैं, 10 की पावर 40। शॉक लगा, समझ जाओगे तो तुम्हारा बाल खड़ा हो जाएगा, अरे बाप रे बाप इतने नंबर हैं। तो 10 की पावर 40, इसलिए वो सारी संभावनाएं जो हम सोच रहे हैं सब होगा। तो बच्चों अब ये हमको लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और ये देखा गया, कितनी वेवलेंथ दिखाई पड़ी। इसका मतलब बोर साहब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसको पूरी तरह समझा पाए। ठीक है, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आप लोग, है ना बच्चों? इसको फटाफट नोट करते रहिएगा। ये कोई सिनेमा तो चल नहीं रहा है। पेपर आउट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अब देखिए ये n इज इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन। 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, राइट। नाउ बच्चों ध्यान समझिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से जंप करके कहीं चला जाता है, 4 चला जाता है, जब लौट के नीचे आएगा तो कितनी तरह के वेवलेंस निकालेगा? तो जितने तरह के एनर्जी गैप्स हैं उन सारी पॉसिबिलिटीज़ का वो वेवलेंथ निकालेगा। बोलिए यस नो? तो कहते हैं जितने भी हैं उनमें 2-2 को ले कॉम्बिनेशन बना लीजिए। जितने कॉम्बिनेशन होंगे, मतलब अभी कहा था ना 3 से 2, 3 से 1, 3 से 1 और 2 से 1, तो जितनी पॉसिबिलिटी है सबके लिए वेवलेंथ निकालेगा। ठीक है बच्चों, तो कहते हैं उसको कितने वेवलेंथ निकालेगा? नंबर ऑफ वेवलेंस कितने होंगे? क्या दिस इज इक्वल टू NC2। ये एक तरह का एक्सप्रेशन है बच्चों। ये कह रहा है कि जितने भी हैं उसमें 2-2 को लेकर कॉम्बिनेशन बनाओ, 2-2 को लेकर कॉम्बिनेशन बनाओ। जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे उतने वेवलेंथ निकलेंगे, राइट। क्या उसकी वैल्यू कितनी होती है? कि दिस इज इक्वल टू n इंटू n-1/2। ये फार्मूला सभी लोग लिख लेंगे बच्चों। ये हम क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ वेवलेंस, नंबर ऑफ वेवलेंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में कितने वेवलेंस मिलेंगे? जेईई मेन में, एडवांस में, नीट में, एम्स में बहुत बार सवाल पूछा गया इसको लेकर, बहुत बार। अभी मैं खुद आपको कराऊंगा, ये पूरा ध्यान से आप लोग सीख लीजिए। ये सारी बातें बोर साहब ने अपने स्पेक्ट्रम से प्रूव किया था। जैसे अभी इस केस में मैं कहा था n इज इक्वल टू जब 3 पर जंप कर जाएगा तो 3 निकलेगा। देखिए कितने वेवलेंस निकलते हैं। तो n इज इक्वल टू 3, n-1 कितना हो बच्चों? 2/2 कितना आया? 3 वेवलेंथ निकलेगा। आसान है ना? बहुत अच्छे। सो मुझे उम्मीद है अब थोड़ा आपको इस पर सवाल करा देता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ बच्चों। जैसे मान लीजिए, बहुत गौर सीखिएगा, कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मैं कहूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो जंप करके 5 पे चला गया है। कहाँ चला गया है? 5 पर। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँ कि बताइए कुल कितने तरह के वेवलेंस निकालेगा? बहुत ध्यान सुनना आपको, मैं फिर आप सवाल पूछने वाला हूँ। कुल कितने तरह के वेवलेंस निकालेगा? तो आप बोलेंगे कि देखिए इसको भी काउंट करना आपको।
आपको इसको भी काउंट करना, बोलिएगा 1 2 3 4 5 हैं, तो कहोगे वेवलेंस का नंबर हो जाएगा 5 इंटू n माइनस 1, 5 इंटू 5 माइनस 1/2, कितना हुआ ये 10 हो गया। इसमें 10 वेवलेंस निकलेंगी। आपको बड़ा शौक है, अगर साइंटिफिक हैं आप, होना चाहिए, तो आप इसको काउंट करके देख सकते हैं। 10 ही संभावना बनती है, ठीक। तो कितने वेवलेंस निकलेंगे बच्चों? 10। क्लियर। चलिए अब सवाल नंबर दूसरा पूछता हूँ मैं। ये एक सवाल खत्म हुआ आपसे, ये एग्जाम में आया कर लोगे आप लोग, कितने वेवलेंथ निकलेगा। लेकिन मज़ेदार सवाल की अब शुरुआत हो रही। पहला सवाल खत्म, पहला तरीका बता दिया आपको। सवाल नंबर दूसरा देखो आप। सवाल ये पूछा जाएगा उन 10 वेवलेंथ में से कितने वेवलेंथ लाइमन, कितने वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रेंज में होंगे। इन 10 वेवलेंथ में से कितने वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रेंज में होंगे, जिनकी एनर्जी विजिबल वाले से ज़्यादा होगी या जिनका वेवलेंथ विजिबल वाले से छोटा हो। कितने ऐसे होंगे? तो अब अल्ट्रा वायलेट या लाइमन सीरीज कब मिलता है बच्चों? जब कोई कहीं से 1 पे गिरता हो, कहीं से 1 पे गिरता हो। कितने होंगे? जब कोई 2 से 1 पे गिरा हो, कोई 3 से 1 पे गिरा हो, 4 से 1 पे गिरा हो या 5 से 1 पे गिरा हो, ये सभी के सभी अल्ट्रा वायलेट वाले होंगे। इसके अलावा और कोई संभावना है क्या? नहीं। कितने हो गए? 1 2 3 4। उन 10 में से 4 वेवलेंथ, 4 वेवलेंथ बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन। मेरी बात समझ गए बच्चों आप लोग? इन 10 में से 4 वेवलेंथ्स वो हैं जो अल्ट्रा वायलेट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग समझ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोई 5 तक गया है, कितने अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएंगे। आपको उत्तर देना है बच्चों कि इनमें से कितने वेवलेंथ ऐसे हैं जो विजिबल रीजन को बिलोंग करेंगे, जो हमें दिखाई पड़ेंगे। अगर वो एक्साइटेड स्टेट 5 में चला गया तो यू हैव टू फाइंड। आपको ये बताना है कि रिकी नाइक कर रहे हैं 5, दोस्त 5 कैसे होगा विजिबल यार। आपको ये आप सभी लोगों को बच्चों ये बताना है कि इनमें से कितने वेवलेंथ्स वो होंगे जो विजिबल रेंज को होंगे, जो हमें दिखाई पड़ेंगे। जल्दी बताओ, आंसर करो आप लोग। आप सभी लोगों को आंसर करना है। लेट्स सी बच्चों कि विजिबल रीजन में कब होगा? जब कोई कहीं से 2 में आता है। 5 में गए हैं तो 3 से 2 में, 4 से 2 में और 5 से 2 में। कितने मिले? 3। चलो अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है। रेडी हो जाओ आप लोग। अच्छा सवाल पूछता हूँ, आपको ये बताना है 5 में चला गया, इनमें से कितने वेवलेंथ ऐसे हैं, सबको उत्तर करना है ध्यान से। इनमें से कितने वेवलेंथ ऐसे हैं जो इंफ्रारेड रीजन में नहीं हैं। ये एक्साइटेड स्टेट यहाँ से 5 में चला गया, आप बताएं इनमें से कितने वेवलेंथ ऐसे हैं जो कि इंफ्रारेड रीजन में नहीं हैं। जस्ट ओके बच्चों, बताओ तो जल्दी से। बच्चों हम देख लिए इसको बनाने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 है ना, लेट्स सी द फर्स्ट वे इज दैट हमको टोटल वेवलेंथ पता है कितने होते हैं 10, ये हमने भी काउंट किया था। वैसे भी n इंटू n माइनस 1/2 करके 10 निकाल सकते हैं ना बच्चों। टोटल कितने होंगे? 5 इंटू 5 माइनस 1/2 मतलब 10 होंगे। इन 10 में से हमने अभी अभी देखा कि ये 5 तो हो गए अल्ट्रा वायलेट और 3 हो गए क्या विजिबल। तो 5 और 3 8, और इसके अलावा बाकी सब क्या है बच्चों? इंफ्रारेड है। यस नो? तो हमको मालूम चल गया 8 इज आवर आंसर। 5 और 3 ये कौन सा हुआ? अल्ट्रा वायलेट। ये कौन सा हुआ? विजिबल। और इनको छोड़ के बाकी सारे क्या हैं बच्चों? इंफ्रारेड। तो ये दोनों जो हैं इंफ्रारेड नहीं है। आंसर क्या हुआ? 8। एक तुमने ऐसे काउंट कर लिया। अब तरीका नंबर दूसरा सुनो, समझ में आया आपको? हमने उनको काउंट कर लिया, ये कौन कौन से हैं। ये मतलब 5 अल्ट्रा वायलेट और 3 क्या है बच्चों? विजिबल। काउंट कर लिया, 8 हो गया। नाउ द नेक्स्ट वे इज दैट तरीका नंबर 2। ये सब आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ऐसा नहीं कि सर बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा पढ़ाए और फिर भूल गए आप, तो फिर मैं देखो दुखित हो जाऊंगा, है ना। तरीका नंबर 2 क्या है बच्चों? हमको पता है यहाँ तक तो क्या है बच्चों, ये बहुत ध्यान सुनो, यहाँ तक क्या है? ये इंफ्रारेड नहीं है, ये इंफ्रारेड है। हम इंफ्रारेड काउंट कर लेते हैं। कुल कितने लाइन है ये? 1 2 3। तो 3 लाइन में कितनी वेवलेंथ आएंगी? 3 इंटू 3 माइनस 1/2 मतलब कितनी आएंगी? 3 लाइन में कुल कितनी वेवलेंथ है बच्चों? और देखो 1 2 3, ये इतनी हो गई। बात समझ में आया आपको? ये इंफ्रारेड है,
ये तीनों इंफ्रारेड हैं और ये दोनों इंफ्रारेड नहीं है। तो आप या तो इंफ्रारेड काउंट कर लीजिए और टोटल काउंट कर लीजिए, तो टोटल और इंफ्रारेड को वहाँ से आपका निकल जाएगा कितने इंफ्रारेड नहीं है, या अल्ट्रावायलेट और विजिबल को सेपरेटली काउंट कर लीजिए। बात समझ आया? चलिए एक और सवाल ट्राई करते हैं हम लोग बच्चों, एक और सवाल ट्राई करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। चलिए अगर क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दिया बच्चों और वो जंप करके हायर स्टेट में गया, n इज इक्वल टू 1 से हायर स्टेट में गया और उसके एमिशन स्पेक्ट्रम में हमको 21 वेवलेंस मिले, है ना। उसके एमिशन स्पेक्ट्रम में हमको 21 वेवलेंस मिले, तो आपको बताना है कि उसका हाईएस्ट, उसका कौन से एक्साइटेड स्टेट में गया। आपको वो एक्साइटेड स्टेट या n की वैल्यू बतानी है, एक्साइटेड स्टेट या n की वैल्यू बतानी है। जल्दी करो बच्चों। एक्साइटेड स्टेट हम क्या बोलेंगे 6 और n की वैल्यू क्या बोलेंगे 7। कैसे? ये 21 है, हमको पता है n इंटू n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 21। तो n इंटू n माइनस 1 क्या होगा बच्चों 42। इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 7 आएगी। अगर मैं कहूँगा कौन सा एक्साइटेड स्टेट, यू विल से 6 एक्साइटेड स्टेट, n की वैल्यू क्या होगी तो बोलोगे 7, राइट। सो 6 एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 7। अब चलिए बताइए मुझे इनमें से कितनी वो वेवलेंथ होंगी जो विजिबल रेंज में नहीं होंगी। नंबर ऑफ वेवलेंस नॉट इन विजिबल रेंज, जल्दी बताइए तो। नॉट इन विजिबल रेंज, नंबर ऑफ वेवलेंस नॉट इन विजिबल रेंज। तो टोटल वेवलेंस की संख्या हमारी कितनी बताइए आप लोगों ने 21, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस 21 में कितने विजिबल रेंज में नहीं होंगे। हमको पता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4 5 6 7 पे है, 1 2 3 4 5 6 7 पे है। और इनमें से अगर देखा जाए तो 2 पे कितने पहुंच रहे हैं, 3 से 2 1, 4 से 2 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, तो 1 2 3 4 5, ये 5 तो विजिबल रेंज में हो गए, तो 5 को घटा दो तो 21 माइनस 5 इज इक्वल टू 16। तो 16 वो वेवलेंथ थे बच्चों जो कि विजिबल रेंज में नहीं होंगे। तो आप लोग सीख गए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, आप लोग बहुत अच्छे हो। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको कुछ चीज़ सिखाई होंगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताया कि ध्यान रखिए n इंटू n माइनस 1/2 है ना। और ये कहाँ से काउंटिंग करते हैं, जहाँ शुरू कर रहे हैं वहाँ से ऊपर तक। मतलब मैं कहूँ कि इनमें कितने वेवलेंथ मिले तो 1 2 3 4, n इंटू n माइनस 1/2। सब लोग सीख गए हो, सब लोग शानदार कर रहे हो। चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने, यहाँ आते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिखाया जा रहा है, चलिए ये कहा जा रहा है बच्चों कि ये स्पेक्ट्रम देखो हमको मिला था ना, ये हमारा देखो क्यों मिल रहा है, क्या एनर्जी जो है लिया ऊपर गया और फिर एनर्जी निकाला तो नीचे आया। नीचे कैसे आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ से यहाँ आ सकता है, और उसके अकॉर्डिंग हमको वेवलेंथ मिलेगा। और इन्होंने जो बोला वही वेवलेंथ हमको वहाँ दिखाई पड़ा, इतने देर से यही बता रहा था, ठीक है। और वो एनर्जी गैप कैसे निकालते हैं, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल एंड दिस इज इक्वल टू बच्चों hc/λ करते हैं हम लोग। और ये पूरा फार्मूला आप लोग जानते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट में जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू निकाली और जो स्पेक्ट्रम मिला था एक्सपेरिमेंटली ये वाला, ये एक्सपेरिमेंटल एग्जैक्टली बोर साहब के उससे सेटिस्फाई हो गया, मतलब बोर साहब ने स्पेक्ट्रम को सेटिस्फाई किया। चलिए आगे आते हैं हम लोग। ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, अब कितनी वेवलेंथ मिल रही थी, क्या कितनी वेवलेंथ मिल रही थी, दो बात पर डिपेंड करता है। पहली बात कि वहाँ कितने एटम्स हैं, और दूसरी बात जो फोटोन्स डाल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी समझते हैं आप, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कितने आप डाल रहे हैं उसके ऊपर।
तो आप जितना डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी में तो कितनी लाइंस मिलेंगी, एक ही वेवलेंथ कितने सारे मिलेंगे, नंबर ऑफ दैट वेवलेंथ। सो इट ऑल डिपेंड्स कितने एटम्स हैं एज वेल एज नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर एटम्स कांस्टेंट रखते हैं हम लोग तो ये फोटॉन्स के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। बोलिए यस नो, वेरी गुड। तो जितनी एक पर्टिकुलर लाइट की नंबर जितना ज़्यादा होगा, उसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो बच्चों ब्राइटनेस या इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो स्ट्राइक कराए गए हैं उस एटम्स के ऊपर, ठीक है। और यही ये समझाया जा रहा है यहाँ से। तो हाई द नंबर ऑफ फोटॉन्स विद सेम फ्रीक्वेंसी मोर हाई इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जितने फोटोन इससे पढ़ेंगे बच्चों उतने हमको देखिए स्पेक्ट्रल लाइन क्या हुआ है इसमें कि ये नीचे आ रहा है, जितनी संभावना है सब दे रहा है। तो अगर जितने ज़्यादा फोटोन होंगे तो उतने ज़्यादा ऐसे जंप करेंगे और उतने ज़्यादा हमको वेवलेंथ मिलेगी। मेरी बात समझ गए आप लोग? बहुत अच्छे। ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट किया गया है, ई इन्फिनाइट 0 है, आपको पता होता है। ये सारी बातें हम लोग पहले से जानते हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नाउ लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। ये जो बोर साहब ने बच्चों मॉडल दिया, इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, कुछ लोग इसको पता नहीं पढ़ते हैं कमियां नहीं है यार, लिमिट है, मतलब उसकी सीमा है। वो उसके बाहर की चीज़ों को नहीं समझा पाया। क्यों? क्योंकि बहुत पहले दिया गया भाई। ये मतलब ऐसा पढ़ते हैं कि बोर साहब ने क्या गलती कर दी। अरे यार ऐसा मत करो भाई, बोर साहब ने क्या कमी किया? कमी नहीं किया यार, वो जहाँ थे वहाँ से बहुत आगे लेके आए। रदरफोर्ड के टाइम में आइडिया कम था, तो बोर साहब 1 साल बिताए थे 1911-12 में रदरफोर्ड साहब के साथ, जे थॉमसन साहब के साथ। तो उन्होंने जो मॉडल दिया था न्यूक्लियर मॉडल, उस मॉडल को इन्होंने ज़्यादा मजबूत किया और समझाया कैसे चीज़ें हो रही हैं। इन्होंने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, तो बट बहुत सारी चीज़ें बच्चों जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और इसको हम लोग देखते हैं कि ऐसे चीज़ें डेवलप करती हैं। तो ये नहीं बता पाए थे स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। आपको मैंने पहले भी समझाया बच्चों कि बोर साहब के थ्योरी में इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्सन को कंसीडर नहीं किया गया था। और देयरफॉर मैं कहूँ हीलियम का रेडियस बताओ या लिथियम का रेडियस बताओ या सोडियम का रेडियस बताओ, इन सारे रेडियस को हम लोग बोर्स के थ्योरी से सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहूँ सोडियम +10 का रेडियस बताओ, तो यहाँ पर बोर्स की थ्योरी अप्लीकेबल है क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये इनके थ्योरी की एक लिमिटेशन है, ठीक है, हम सभी जानते हैं इस बात को। बात नंबर दूसरी बच्चों, डबलेट्स इन द लाइन स्पेक्ट्रम। मैं आपको बताऊं, यहाँ जो लाइन स्पेक्ट्रम को मिल रहा है, जब इसको थोड़ा अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया, मतलब आप यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है यहाँ से यहाँ आ रहा है बच्चों, तो लगता था कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ हमको मिलेगी, समझ रहे हैं ना आप, ये मिलेगी। लेकिन जब स्पेक्ट्रम में देखा गया, बहुत गौर से अच्छे क्वालिटी का स्पेक्ट्रम यूज किया गया, हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रम, तो पाया गया यहाँ 2 वेवलेंथ था बच्चों। मतलब इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए 2 बहुत क्लोज वेवलेंथ से क्या हैं। बोर साहब तो कहे यहाँ एक ही वेवलेंथ मिलना चाहिए, यहाँ 2 कैसे मिल गया? इस बात को वो समझा नहीं पाए। कौन? बोर साहब की थ्योरी इस बात को समझा नहीं पाई। तो कहते हैं जो डबलेट मिलता है, डबलेट समझ गए ना आप? मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये n = 1 है, 2 है एंड 3 है एंड सो ऑन बच्चों। तो मान लो 2 से 1 के लिए जो वेवलेंथ हम सोच रहे हैं वो वेवलेंथ तो मिला। ये जानते हैं क्या, ये डेवलपमेंट का एक स्टेप्स है, एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो बोर साहब ने कुछ बताया, कुछ नहीं समझा पाए। अब कुछ नहीं समझा पाए मतलब उसके बाद कुछ और एडवांसमेंट हुआ, अच्छे इंस्ट्रूमेंट आए, लोग ऑब्जर्वेशन और अच्छा कर पा रहे थे। तो अब सवाल खड़ा हो गया। तो बच्चों 2 से 1 पर जो वेवलेंथ यहाँ निकला, जो बोर साहब ने बोला था, वो तो बात ठीक है। लेकिन मान लो इस वेवलेंथ की वैल्यू 400 नैनोमीटर बोर साहब ने बताया, ठीक है। तो यहाँ 2 वेवलेंथ पाया गया, एक 400 नैनोमीटर का और एक पाया गया 400.2 नैनोमीटर का। अब ये कहाँ से आ गया? ये तो बोर थ्योरी से एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है। तो जो डबलेट मिल रहा है बहुत करीब, जो उसमें 2 लाइन मिल जा रही है बहुत पास में, उसको बोर थ्योरी समझा नहीं पाई, ठीक है बच्चों। दूसरी बात है बच्चों जी मैन इफेक्ट। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा भाई, ये सब नोट करते रहिएगा। जी मैन एक बड़े ही फिजिक्स के विद्वान थे बच्चों, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स के बड़े विद्वान हैं। उन्होंने क्या देखा, वैज्ञानिक जो होता है ना, उसके दिमाग में खुराफात चलता रहता है कि ये जो कर रहे हैं ये यही सही क्यों होगा, अगर हम ऐसा करें तो। आजकल मैं यही सोचता हूँ कि यार ये तो बड़ा, चाइना वाला क्या बोल रहा है, देखिए चाइना वाला बोल रहा है
कि भारत के लोग चाइना का सामान खरीदने के लिए मजबूर हैं। अरे बाप रे बाप। तो हम सोचते हैं कि जो आज का विद्यार्थी है, जैसे आप लोग हो, मेडिकल और इंजीनियरिंग तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के पास तो बहुत अवसर है यार, अपॉर्चुनिटी है। मतलब इस देश, मतलब कोई दुश्मन देश से कह सकता है कि हम आपको मजबूर कर देंगे कि यू हैव टू बाई आवर प्रोडक्ट। आई मीन अगर आप उससे अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, उससे कम पैसे में बनाओ, ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी यूज करके, तो आपके पास बड़ा होने का, दुनिया में फैलने का एक बड़ा अवसर है। और ये करते करते आप सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में फैला रहा है, तो आप चाइना से कम्पीट कर रहे हो, तो यू विल डेफिनेटली बेटर देन हिम। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, जो बाद में करता है उसको एक फ़ायदा रहता है, वो हमेशा एडवांस काम करता है, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करता है, तो वहाँ सारी टेक्नोलॉजी पुरानी होंगी। तो ये आप सभी बच्चों के लिए एक अच्छा अवसर है कि इतना मन लाग पढ़िए, नई टेक्नोलॉजी खोज दीजिए, नया चीज़ लेके आइए। और मतलब ये लाख 2 लाख करोड़ की बात मत करिए यार, मिलियन बिलियन डॉलर, मतलब अरबों खरबों की बात करिए। आप कर सकते हैं, और ये करके आप सिर्फ अपना कल्याण नहीं करेंगे, तो हमेशा एडवांसमेंट हमेशा रहता है। तो लोग, अब देखिए आप बात समझिएगा, जैसे मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, अब कोई बच्चा बैठा बैठा उसको क्लिक कर रहा है कि बात तो सही बोल रहे हैं। मेरे पास आज के जो 20 साल पहले विद्यार्थी पढ़ा होगा, स्टूडेंट पढ़ा होगा, उसके पास अवसर उतने नहीं जितना आपके पास है, क्योंकि आज दुनिया में जल्दी जल्दी आगे बढ़ने का एक मुहिम छिड़ा हुआ है, और भारत देश तो एकदम पायदान पर खड़ा है। तो अब आप मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मान लीजिए रिस्पॉन्ड मतलब घर जाके, यहाँ चैटिंग में नहीं, घर जाके काम करना शुरू किए, रगड़ की मेहनत करना शुरू किए। अब गौर सुनिएगा, इसका मतलब आपके अंदर ऐसी चीज़ है जो रिस्पॉन्ड कर रही है। वैसे ही अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो मतलब आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको बुरा अच्छा लगता है, आपके अंदर वो चीज़ है। बहुत गौर सुनिएगा मेरी बात में क्या बोलने वाला हूँ। इसमें ये हुआ कि अगर हम कोई चीज़ लेके आएँ और रिस्पॉन्ड शो कर रहा है, मतलब उसके प्रति वो सेंसिटिव है, वाह, संवेदनशील है। मतलब अगर जो स्पेक्ट्रम मिला, आप सोचिए मैं क्या कर रहा था, अभी तक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ भाई, जो स्पेक्ट्रम मिला उस स्पेक्ट्रम को मैं कोई फील्ड में लेके आऊँ, और फील्ड में लेके आने से, किसी चीज़ के फील्ड में, ग्राउंड वाले नहीं बोल रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फील्ड में लेके आने से वो जो वेवलेंथ थी उसकी वैल्यू घट जाए या बढ़ जाए, वो वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा हो जाए। अरे बाप रे बाप, मतलब मान लीजिए कहीं एक वेवलेंथ मिल रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आया मैं, और वहाँ कई वेवलेंथ मिलना शुरू हो गया। इसका मतलब हुआ कि वो जो कई हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में सिमट के एक हो गए हैं, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड मिला सब बहुत सारा हो गया। मान लीजिए किसी गाँव में, मेरे गाँव में आज के 15 साल पहले खाली 2 काम करते थे लोग, या तो खेती करते थे या मजदूरी करते थे। लेकिन जब बच्चों को अवसर मिला, मौका मिला, तो आज IIT में लड़के हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं, आने वाले दिनों में सब दुनिया के विभिन्न देशों में जाके बहुत सारा काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों में कैपेसिटी थी, वो कैपेबिलिटी थी, उनको मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन आप लोगों को तो मिल रहा है भैया, आप लोग करना पड़ेगा। तो अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं, इट मीन्स आपके अंदर वो चीज़ है। और यही बात जीमैन साहब ने देखा था। ये जीमैन साहब हैं, ये जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था बच्चों, वेवलेंथ मिल रहा था, ये दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत गौर से बच्चों समझिएगा। ये कोई वेवलेंथ मिल रहा है, एक लाइन मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, ये ऑफ है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या किया बच्चों, ऑन कर दिया, ओके। और यहाँ जैसे मैग्नेटिक फील्ड ने ऑन कर दिया, ये एक वेवलेंथ कई वेवलेंथ में टूट गया, कई वेवलेंथ में टूट गया। मतलब ये ऑफ कर, ये ऑन है तो इतना, ऑफ है तो इतना, मतलब ये जो वेवलेंथ है इसमें कई वेवलेंथ हैं। मतलब जो एनर्जी लेवल है एटम का, जो ऑर्बिट्स में एनर्जी लेवल है, वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति सेंसिटिव है। मतलब और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि बोर साहब समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब इसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट मतलब बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में जो लाइंस थी, प्रेजेंस में वो लाइंस ज़्यादा हो गई, वो बिखर गई, ज़्यादा हो गई। इसको बोलते हैं हम लोग जीमैन इफेक्ट। और इसका साफ मतलब ये है कि एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं, या ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति सेंसिटिव है। इट इज सेंसिटिव टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट्स व्हाई इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। सो स्प्लिटिंग ऑफ, इफ समवन आस्क यू कि व्हाट इज जीमैन इफेक्ट, तो आपसे कहे जीमैन इफेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे स्प्लिटिंग ऑफ, मतलब टूट जाना, स्प्लिटिंग ऑफ
splitting of wavelength in spectrum in presence of magnetic field, in presence of मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वेवलेंथ का टूट जाना, स्प्लिट कर जाना, एंड दैट इज कॉल्ड जी मैन इफेक्ट। समझ गए बच्चों आप लोग? चलिए यहाँ देखिए क्या हो रहा है। देखो ये वेवलेंथ दो है, एक है, यहाँ 3 हो गया। हाँ, ये क्या कह रहा है? इन चलिए दिखाता हूँ पीछे फिर से। ये देखिए एक वेवलेंथ बच्चों 4680 नैनोमीटर का, और 3 वेवलेंथ से टूट गया। मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंस है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, स्प्लिट कर गया, एंड दिस स्प्लिटिंग इज कॉल्ड जी मैन इफेक्ट। और ये बोर थ्योरी समझा नहीं पाया था, और मैं आपको सिंपली समझाना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है, वो जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति सेंसिटिव है। मतलब कोई तो बात ऐसी है जो बात बोर साहब समझ नहीं पाए हैं। वैसे ही अब जब ये हो गया तो दिमाग साइंटिस्ट खबराने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा होता हो, ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वो स्प्लिट कर जाता हो, ऐसा तो नहीं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति भी संवेदनशील हो। लेट्स सी, और उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग स्टार्क इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ, देखो नो फील्ड एंड फील्ड। नो फील्ड में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपने बहुत सारी लाइन पे टूट गया। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 है, ऑफ है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है। तो ऑफ है, देखो सिर्फ 4 लाइन है, ऑन देखो इतनी लाइन मिल गई। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। ये 2 वैज्ञानिक हैं जिन लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया। यहाँ देखो बोर्स थ्योरी है, इसको देख के लगता है यहाँ से यहाँ आएगा तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब है, वो समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, और ये बोर साहब के थ्योरी से हम लोग समझ नहीं पाए। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो ये बोर साहब तो एटम को बहुत स्टेबल बता दिए कि एटम बिल्कुल स्टेबल है, तो अब वो बॉन्ड काहे बना रहा है? वाई दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड। देखो 2 एटम में मिले और केमिकल बॉन्ड बन गया। ये जो है ना, देखो आप 2 एटम मिले और केमिकल बॉन्ड बन गया। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एटम के न्यूक्लियस के प्रभाव में है। सो ये ऐसा क्यों हो रहा है? वाई दे हैव केमिकल बॉन्ड, ये ऐसा क्यों हो जा रहा है? इस बात को वो समझा नहीं पाए थे। बोर साहब कह रहे हैं कि तो मस्त है अपना, इसको दुनियादारी से मतलब है नहीं है, ये स्टेबल है, बट यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है। ये क्यों हो रहा है, इस बात को नील बोर साहब समझा नहीं पाए थे। ठीक बच्चों, नेक्स्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों आगे पता है आपको, अब मैं जो लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ, हम लोग लिमिटेशन क्यों पढ़ते हैं? मान लीजिए ये एक बड़ी सी छोटी सी बातचीत है कि अपने बच्चे को बैठा के लोग कहते हैं बेटा तुम अच्छा कर रहे हो, या बेटिया तुम अच्छा कर रही है, लेकिन ये तुम्हारी कमी है। तो कमी बता के उसको बेइज्जती नहीं करना होता है। कमी, किसी गलतियों को पब्लिक में नहीं बताना होता है, उसको प्राइवेटली बताना होता है। क्यों? कमी बताने का उद्देश्य है कि हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम जो बोर साहब का लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, इसका एक उद्देश्य है कि मैं अगला मॉडल आपको बताने वाला हूँ, अगली बात सिखाने वाला हूँ जो इन सारी समस्याओं को दूर करने वाला है। और ये अभी क्यों चर्चा शुरू किया, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बच्चों। इलेक्ट्रॉन, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट आगे बताऊंगा, बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट है, जिससे मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल और वेव नेचर दोनों है। कहें सर अभी तक तो आप सिर्फ लाइट की बात कर रहे थे कि लाइट में पार्टिकल और वेव नेचर है। वो पहले वेव बोला, न्यूटन साहब ने कोपासेल बोला है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसको जो है पार्टिकल बोला गया। अब आप कह रहे हैं कि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन में भी होता है, क्या मजाक है? यस बच्चों, इलेक्ट्रॉन में भी पार्टिकल और वेव नेचर दोनों पाया गया, और इस बात को बोर थ्योरी समझा नहीं पाई थी, एक लिमिटेशन है उनका। नाउ चलिए अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट चेक कर लीजिए, कुछ सवाल ट्राई कर लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ बीटा लाइन ऑफ द बार्मर सीरीज इज दिस, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अल्फा लाइन ऑफ द बार्मर सीरीज। अगर बीटा लाइन का वेवलेंथ इतना है तो अल्फा लाइन का वेवलेंथ क्या होगा ऑफ द सेम एटम। बीटा लाइन ऑफ द बार्मर सीरीज, बार्मर सीरीज मतलब बच्चों कि N1 इज इक्वल टू 2, ये तो हो गया बार्मर सीरीज। जहाँ दिक्कत लगे आपको तो वहाँ बस बना लिया करो कि N1 इज इक्वल टू 2 है इसमें, तो 3 से 2 पे गिरेगा तो अल्फ़ा हो गया, और ये 4 से 2 पे गिरेगा तो बीटा हो गया। ये है 3 और ये है 4। तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों, बीटा लाइन का वेवलेंथ दे रहा है तो 1/λ मतलब 1/,
4815 इज इक्वल टू, है ना बच्चों, आर, अब जो भी एटम है आर जेड स्क्वायर, नहीं आर जेड स्क्वायर रिडबर्ग कांस्टेंट 1.09677 पर मीटर, याद है ना आपको ये सब। 1/n1 स्क्वायर, n1 कौन है बच्चों 2, तो 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये 16। हमको पता होगा, मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा कि बीटा मतलब 2 से मतलब 4 से गिरेगा, है ना। कहाँ गिरना है बच्चों, 2 पे गिरना है। कहाँ से गिरेगा, 4 से गिरेगा। और अल्फा मतलब 3 से गिरेगा। जो पहली होती है लाइन वो अल्फा होती है, दूसरी वाली बीटा होती है। बामर सीरीज की बात करें तो इसलिए हो गया। तो यहाँ से बच्चों आर जेड स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, ये कांस्टेंट मान लो इसको। ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कितना आ रहा है 16 में 4 गया 12, क्या है ये 16, अच्छा क्या करना है यार इसको, ये हो गया बच्चों, ये 4 से गुणा कर दोगे इसमें ना, 4 और 16 हो जाएगा, राइट। तो 4 - 1 मतलब 3/16 हो गया। और ये पूरा कांस्टेंट है आर जेड स्क्वायर। यहाँ से आर जेड स्क्वायर की आप वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। और इस वैल्यू को फिर आप जो है दूसरी वेवलेंथ निकालोगे, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ये आपको पता ही है। अब 1/n1 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/n2 स्क्वायर ये 3 से करोगे 9 हो जाएगा। तो आपको ये वैल्यू पता रख के लेमडा निकाल लोगे, ठीक है ना बच्चों। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग कैलकुलेशन में अटक गए होंगे, कॉन्सेप्चुअली शायद सबको पता ही है, ठीक है बच्चों। मतलब सवाल तो आता है ना भाई, कैसे करना है। आप लोगों को पता था ना ये कि बीटा मतलब 4 से 2 पर, अल्फा मतलब 3 से 2 पर, ये सबको पता था ना बच्चों, यस। और ये तरीका आप लोग यूज कर रहे थे, मुझे उम्मीद है ऐसा कर रहे होगे, राइट। चलिए अब नेक्स्ट है बच्चों सोमरफेल्ड्स एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल की चर्चा बच्चों एनसीईआरटी में नहीं की गई है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोमरफेल्ड साहब, इनका नाम है आर्नल्ड जे.डब्ल्यू. सोमरफेल्ड। मैं देखो इनके पिक्स इसलिए यहाँ लगा देता हूँ ताकि यस, बहुत अच्छे बच्चों, थोड़ा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हम लोग घर पे कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग सही तरीका फॉलो कर रहे होगे। ये मैं पिक इसलिए लगाता हूँ, थोड़ा आप कनेक्ट हो जाओगे। जब किसी को हम देखते हैं ना तो कनेक्शन बढ़ जाता है। आजकल कई लोग मैं देखा यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वो खाली पेन और वो कॉपी दिख रही है, तो टीचर को देख थोड़ा कनेक्शन। बॉडी लैंग्वेज एक चीज़ होती है भाई, बॉडी लैंग्वेज पे पढ़ाई करते हैं। तो ये सोमरफेल्ड साहब हैं, जर्मन के रहने वाले थे। ये FRS थे। ये एक सम्मान है बच्चों जो वैज्ञानिक दिया जाता है, इसको बोलते हैं फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। जो बड़े विद्वान हुए, न्यूटन साहब भी FRS थे, डाल्टन साहब FRS थे। जो महान विद्वान होते हैं उनको FRS का पद भी मिल जाता है, ठीक है, उनको सम्मानित किया जाता है। तो इन्होंने क्या देखा बच्चों कि जो बोर साहब का मॉडल है, इन्होंने एक मॉडल दिया, उसको बोलते हैं सोमरफेल्ड मॉडल, या उसको बोलते हैं बोर सोमरफेल्ड मॉडल, या उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ बोर्स मॉडल। क्या क्या बोला मैंने, उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग सोमरफेल्ड मॉडल, या उसको बोलते हैं हम लोग बोर सोमरफेल्ड मॉडल, या उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग एक्सटेंशन ऑफ बोर्स मॉडल। इतने नाम हैं एक ही चीज़ के। तो कुछ लोग इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, बोर्स मॉडल से एक्सटेंड हुआ। तो इनकी बातें बोर साहब से बिल्कुल टैली करती हैं। कुछ इन्होंने नई बातें इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आज मैं इनका ब्रीफ इंट्रो देकर छोड़ दूंगा और अगले एपिसोड में इसको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो सोमरफेल्ड साहब ने, अब ये बात समझना आप, सोमरफेल्ड साहब देखो उनके बाद आए, किसके, नील बोर के बाद, है ना। 1913 में उन्होंने दिया, उसके बाद सोचना शुरू किए। इन्होंने कहा कि जो ये स्पेक्ट्रम मिल रहा है, अगर हम और अच्छा हाई रिजॉल्विंग, रिजॉल्विंग मतलब क्या होता है, रिजॉल्व करना मतलब दो बहुत करीब चीज़ों को अलग अलग करके देख पाना, इसको बोलते हैं रिजॉल्व कर पाना, है ना। दो चीज़ों को अलग अलग करके देख पाना, रिजोल्यूशन, रिजॉल्व कर लेना। तो इन्होंने अच्छा रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप बच्चों यूज किया। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है। स्पेक्ट्रोस्कोप क्यों बोल रहे हैं, उससे हम स्पेक्ट्रम देख लें, इसे स्पेक्ट्रोस्कोप बोल रहे हैं। जो देखेंगे, जो काम करते वही नाम देते हैं बच्चों। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या पाया कि जो नील बोर साहब ने वेवलेंथ बताया उसको अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाए, हाई रिजॉल्विंग से, तो उस वेवलेंथ में छोटी छोटी बहुत सारी वेवलेंथ हैं जो उसी के आसपास हैं। करीब
ये क्या, ये तो कोई देखा ही नहीं था। बात समझे आप। और ये क्यों, तो बच्चों इन्होंने आर्नोल्ड साहब ने यूजिंग हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप ही ऑब्जर्व दैट ईच लाइन इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लाइन्स ऑफ नियरली सेम वेवलेंथ। मतलब जो एक वेवलेंथ जो पाया, मान लो 400 नैनोमीटर कोई वेवलेंथ बोर्स में थी, तो इसके आसपास किसी में 4 वेवलेंथ दिखाई पड़ गई, उसके आसपास किसी में 2 दिखाई पड़ गई। तो करिए ये क्या, ये 4 क्यों है भाई, ये 4 क्यों है? इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए सोमरफेल्ड साहब ने एक मॉडल दिया, उसको बोलते हैं हम लोग सोमरफेल्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है बच्चों। और ये इन्होंने इसको बोर्स का एक्सटेंशन बोलते हैं। और एक बहुत ही शानदार बात मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में डिटेल में करेंगे। और ये जो सब बातें बता रहा हूँ इसको आप नोट करते रहना बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम मेरा इसको घमंड भी मान सकते हो, लेकिन मैं इसको घमंड नहीं मानता। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से सीख रहे हो, तो कोई सवाल आपसे बचेगा नहीं, गारंटी है मेरी, ए से लेकर जेड तक। बट इसके लिए आपको उस एंड बैठ के नोट करना बहुत ज़रूरी है, सावधानी पूर्वक नोट करना आप लोग, और सवाल बनाना, मुझे फॉलो करो, आपको आईआईटी और मेडिकल का टॉप रैंक में पहुँचा दूंगा। तो बच्चों जैसे आपका मैं एड्रेस पूछता हूँ, मान लो मुझे आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना है, चिट्ठी लिखना है, एड्रेस पूछता हूँ, तो एड्रेस में अपने स्टेट का नाम बताते हो, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, और या जहाँ के भी हो, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताते हो आप, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, अपने सब डिस्ट्रिक्ट का नाम, थाना इसको हम लोग बोलते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओगे, और अपने कॉलोनी या गांव का नाम बताओगे। कितने इन्फॉर्मेशन है बच्चों? 4 है कि नहीं? तो अपने आपने स्टेट का नाम बताया, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, सब डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, और अपने विलेज का नाम बताया, ये आपके एड्रेस हो गए। वैसे ही बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करने के लिए हम लोग एड्रेस यूज करते हैं, उन एड्रेस को बोलते हैं क्वांटम नंबर। ये कहाँ से आया? ये क्वांटम शब्द आपको कुछ अंदर से किया, ये क्वांटम मैकेनिक्स से आया है। इसकी चर्चा हम लोग आगे इस चैप्टर के आखिरी तक हम लोग कर देंगे, डिटेल में करेंगे, और आपको अंदर से मैं झुमा दूंगा, आपको मजा आ जाएगा, अरे यार बाप रे बाप, ये है क्वांटम, मजा आ जाएगा आपको। तो बच्चों, तो क्वांटम को पूछे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, तो क्वांटम नंबर्स, ये कुछ नंबर दिए गए, ये डेफिनेटली क्वांटम इक्वेशन से आया बच्चों। ये एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है, क्या पोजीशन है उसका, घर कहाँ है। और इसके लिए हम लोग बच्चों 4 क्वांटम नंबर्स यूज करते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स यूज करते हैं। मैं इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ी बहुत बातें आपसे कर दे रहा हूँ। इन चारों क्वांटम नंबर्स का बच्चों नाम शॉर्ट में है NLMS। ये जो पहला क्वांटम नंबर है, यही नील बोर साहब ने बताया था, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको आप स्टेट का नाम समझ सकते हो। प्रिंसिपल, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना, प्रिंसिपल मतलब मुख्य, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल या मेन क्वांटम नंबर। कोई पूछे इसको किसने दिया, तो आप बताओगे इसको नील बोर साहब ने दिया। लेकिन बच्चों इसके बाद के 2 क्वांटम नंबर L और M, ये साहब दिए थे। क्या नाम है इनका? आर्नोल्ड JW सोमरफेल्ड, जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने दिया था L। तो पूछे क्वांटम नंबर क्या है, तो तुरंत बोलोगे एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। L को बच्चों बोलते हैं हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर। इसकी चर्चा डिटेल में हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ परिचय दे रहा हूँ। एंगुलर क्वांटम नंबर, या इसको हम लोग बोलते हैं एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, ये इसको हम लोग स्मॉल l से डिनोट करते हैं। और m को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अभी तक मैंने आपको क्वांटम नंबर के विषय में ब्रीफ आइडिया दिया है कि क्वांटम नंबर क्वांटम मैकेनिक्स से डेराइव्ड कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, जिनसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को लोकेट करते हैं, या कह लो इलेक्ट्रॉन्स को कैरेक्टराइज करते हैं, तो उसकी सारी विशेषताओं को बताते हैं। वी कैरेक्टराइज इलेक्ट्रॉन, उसके सारे फीचर्स को हम लोग बताते हैं बच्चों। नाउ अब ये L और M, ये 2 क्वांटम नंबर्स ऐसे हैं जो कि सोमरफेल्ड साहब ने बताया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि सोमरफेल्ड साहब ने 2 क्वांटम नंबर दिया, कैसे दिया, क्या है, ये सब डिस्कशन में अगली क्लास में करूँगा आपसे। आज का क्विज बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस वन,
what will be the ionization energy of helium+1 and lithium+2 both iso electronic with hydrogen? ये भी एक कंपटीशन में आया हुआ सवाल है। ओके, नाउ आपको ये आंसर करना है। चलो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था, चलो ध्यान सुनो भाई, आप लोग घर पे कैलकुलेशन खुद प्रैक्टिस करनी है कि जो भी इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होता है उसकी एनर्जी निगेटिव में होती है। मान लो -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, मतलब उसको एनर्जी जीरो करनी है। कहाँ लेके जाना है उसको? r टेंस टू इन्फाइनाइट या n की वैल्यू टेंस टू इन्फाइनाइट पे लेके जाना है ना बच्चों। तो उसकी जितनी निगेटिव एनर्जी है उतनी ही हम लोग पॉजिटिव देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा। ठीक है, चलिए अभी सवाल कैसे सॉल्व किया जाए बच्चों। यहाँ हमको दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन की एनर्जी क्या होगी? -E0 मतलब 1 का स्क्वायर बाई n² मतलब 1 स्क्वायर। n की वैल्यू 1 क्यों ले रहे हैं बच्चों? शुरू में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही तो होगा ना भाई, जो अपने स्टेबल स्टेट में होगा, तो -E0, तो यहाँ से E0 आयोनाइजेशन एनर्जी E0 होगा, और इसकी वैल्यू दिया है बच्चों 2.17 × 10⁻⁻⁴ जूल, इतना दिया हुआ है। अभी कहाँ से दिया है, क्यों दिया, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। नाउ अब हमको हीलियम+1 की बात कर रहा है बच्चों, तो हीलियम+1 में एनर्जी क्या होगी? E = -E0 Z², ये 2 का स्क्वायर n² 1 स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? -4E0, मतलब 4 से गुणा कर दीजिए इसको, और यही काम आप नहीं कर पा रहे थे हैं, 4 से गुणा कर दीजिए इसको, ये तो यार आपको 1 मिनट में करना था हैं। 4 से 28, 8 2, 4 1 4 2 6 और 4 दूनी 8, 8.68 × 10⁻⁻⁴ जूल। पहला उत्तर आपको करना था 15-20 सेकंड में, है कि नहीं? और दूसरा वैसे लिथियम के लिए करेंगे तो कर लेंगे, उसमें 9 से गुणा करना, कौन है भाई? लिथियम है ना, उसको 9 से गुणा कर देंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, और आज जो मैंने पढ़ाया आपको पूरा समझ में आया होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है बच्चों, पसंद आया हो इस क्लास आपको तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को तो पहुँचाइए, और सबका भला करिए। आपका आज का दिन शुभ हो। जय हिंद। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।